नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाला है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1, जो कि आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसका जो राइटर है महात्मा गांधी, कि अपनी सभ्यता जो है वो किसी दूसरी सभ्यता के साथ में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। ठीक, तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कि सभ्यता, संस्कृति, जिस प्रकार से हम लोग रह रहे हैं, क्या क्या अलग ही जो सभ्यता है वो वास्तव में ऐसा नहीं सकता है? क्या वास्तव में इस प्रकार की सभ्यता को अपना सकता है? इस प्रकार से बोल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि इसमें सारी चीज आपको मैं बताते चलो जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप बुक को पढ़ते हैं या देखते हैं लेकर जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बुक में यहाँ पे स्टार्ट होंगे प्रोसेशन, एक होता है कि प्रोसेशन, इसका मतलब होता है, आप याद रखिएगा, कहानी होता है। क्या होता है? कहानी। तो इसका मतलब क्या होता है? कहानी होता है। और वर्षिक आप लोग जानते होंगे क्या होता है। तो वर्षिक का मतलब होता है कविता। क्या होता है? तो कविता होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो किस चैप्टर्स क्यों है? तो प्रोसेशन के चैप्टर जो आपका कुछ 11 चैप्टर है। कितना है? 11 चैप्टर है आपके किसमें? तो प्रोसेशन में। और पोलिटिक्स सेशन में की बात करें तो वहां पे आपके कुल कितने चैप्टर हैं? तो 10 चैप्टर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुक में आपके कितने चैप्टर हो गए? तो ध्यान से समझिए, 21 चैप्टर हो गए। किसमें? तो बुक में कितने हो गए? 21 चैप्टर्स हो गए। और यहाँ से आपको 5 नंबर पूछ सकता है। कितना नंबर? 5 नंबर। क्योंकि अगर आप राइटर का नाम लिखते हो, याद रखते हो, या पोएट का नाम रखते हो, वहां उनकी जब रचनाओं का नाम मतलब याद रखते हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? 5 नंबर आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं मिला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर क्या हो जाता है कि जब भी आप इन चीजों में पढ़िएगा, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप उनका नाम नहीं याद रखिएगा ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ अभी कोई दिक्कत होगी। इसलिए नाम या राइटर का नाम या पोइट का नाम, उसकी जो रचनाएं हैं, उनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, यानी कि लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक इंडियन सिविलाइजेशन का कौन सा लेखक है। यानी कि आप तो जानते हैं कि भारत का जो सभ्यता और संस्कृति का जो राइटर वो कौन है? महात्मा गांधी है ना। तो जानते ही हैं वो, लेकिन इनके बारे में कुछ जानना जरूरी है। देखिए, नेम की बात करें तो इनका नाम जो है महात्मा गांधी है। क्या है? इनका नाम महात्मा गांधी है। फुल नेम की अगर बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगर शॉर्ट में हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, आगे बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, बॉन्ड का मतलब होता है जन्म। और इनका जो जन्म हुआ तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का मतलब क्या होता है? इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में। इनका जो जन्म हो गया था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, डायरी की अगर हम बात करें, यानी कि मृत्यु की बात करें, तो 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया था। कब? तो 30 जनवरी 1948। फादर के नाम, अगर फादर की बात करें, क्या पिता की बात करें, तो करमचंद गांधी उनका पिता का नाम था। माता की बात करें तो पुतलीबाई गांधी। और वाइफ के नाम अगर बात करें तो वहां पे कस्तूरबा गांधी। तो याद रखिएगा, इनमें दो बात है कि बॉर्न क्या है। बॉर्न जन्म जो हुआ था, क्या हुआ था? तो 1869 में इनका जन्म हुआ था। और डाई की अगर बात करें तो डाई कब हुआ था? तो 1948 में क्या हो गई थी? निधन हो गई थी। देखिए, महात्मा गांधी जो है जब इंडियन सिविलाइजेशन को लिखते हैं, उनको क्या करते हैं, अच्छी तरह से आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो हमारी सभ्यता का जो एक्चुअली सभ्यता है, तो उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारी जो सभ्यता है ना, वो किसी और की सभ्यता हो ही नहीं सकती। तो वहां पे ये बात में अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, कुछ बातें याद रखिएगा कि महात्मा गांधी वाज असिस्नेटेड। असिस्नेटेड का जो मतलब जो होता है वो होता है क्या? यह होता है हत्या। क्या होता है? हत्या होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, असिस्नेट मतलब होता है हत्या। इन बिरला हाउस इन दिल्ली, है ना, January 30, 1948। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जो है ना, वो हत्या किया गया था। वास्तव में नेचुरल उनको डेथ नहीं हुआ था, उनका हत्या कर दिया गया था, है ना। तो हत्या जो किया गया था, तो कब किया गया था? 1948 में किया गया। तो कहाँ किया गया था? तो बिरला हाउस कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है बिरला हाउस, वहां पे महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948, यानी कि इनकी 30 जनवरी 1948 को, यानी समझ जाइएगा, इतना समझिएगा कि 30 जनवरी 1948 को उनका हत्या कर दिया गया था। कहाँ? दिल्ली के बिरला हाउस, एक जगह का नाम। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा कि he was shot by नाथुराम गोड्स। कहता है कि नाथुराम गोड्स जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि नाथुराम गोड्स है को गोली मार दिया था। किनको? तो महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि नाथुराम गोड्स जो है, महात्मा
तो गोली मार दिया था, है ना। गोली मारने से महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, है ना। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा, वो आज हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, हिंदू के कट्टरपंथी रहते थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसी बात पे विवाद हुई होगी और वहां पर उनकी अगर बात नहीं चली होगी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गोली मार दी। किसको? तो महात्मा गांधी। आगे बढ़ा जाता है कि बिरला हाउस इज नोन नाउ एज गांधी स्मृति। जो बिरला हाउस है ना, यानी कि जो जहाँ पे महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, आज उसी नाम, उसी जो बिरला हाउस है, उनको महात्मा गांधी का एक प्रकार से देखा जाए तो स्मृति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो स्मृति के रूप में जाना जाता है। कहाँ? बिरला हाउस, महात्मा गांधी का उसी जगह पे डेथ हुआ, ठीक है। इसमें देखिए एसोसिएशन का मतलब हत्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कट्टरपंथी, जैसे आप समझ सकते हो। आगे बताया जाता है यहाँ पे कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि मोहनदास जो करमचंद गांधी के बारे में, यानी कि इनका फुल नाम है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी का जो है ना फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है, और बापू के नाम से क्या कहा जाता है, वो जाने जाते हैं, यानी कि लोकप्रिय जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाए तो बापू के नाम से, है ना। ध्यान से समझिएगा, लोकप्रिय क्या है? बापू के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि लोकप्रिय, यानी कि विख्यात प्रसिद्ध है। आगे बोला जाता है कि he was more a spiritual leader than a politician। क्या बोला जाता है ना कि स्पिरिचुअल लीडर, वह जो थे एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता का मतलब क्या होता है कि एक पढ़ा हुआ व्यक्ति जो सारी चीजों को समझ सकता है। जैसे कि एक नेता है, तो क्या करता है आजकल देखते हैं कि फैन मतलब कुछ नहीं आता उनका बन जाता है ना। ऐसे व्यक्ति को किसी के पास में क्या एबिलिटी है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है तो एक आध्यात्मिक नेता का, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारी चीजें है, लेकिन बोलता है क्या किसके तुलना में? तो पॉलिटिशियन के तुलना में, राजनीतिक के तुलना में, यानी कि वह एक आध्यात्मिक नेता है किसके तुलना में? तो राजनीतिक के तुलना में। इतना याद रखिएगा। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय होता है, स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता, और पॉलिटिशियन का मतलब होता है क्या? राजनीतिक होता है। आगे देखिए क्या कहा जाता है, he successfully used का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं सत्य होता है। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा, ठीक। और चीफ वेपन का मतलब जानते होंगे कि मुख्य हथियार होता है। तो कहते हैं कि सक्सेसफुली ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडियन अगेंस्ट इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि वह भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ, कहते हैं कि वह जो है वो भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का, स्वतंत्रता बल्कि एक प्रकार से सत्य और अहिंसा का क्या किए कि यहाँ पे सफलता पूर्वक क्या किए? प्रयोग किए, है ना। किसमें? किसको? भारत को आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिलाने में। याद रखिएगा, वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किए कि मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का क्या किए? सफलता पूर्वक क्या किए? वहां पे प्रयोग किए और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, ठीक। याद रखिएगा, ट्रुथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, और क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है क्या? स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए, बोला जाता है यहाँ पे कि फ्रॉम 1950, है ना, यानी कि 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने क्या किया कि भारत के राजनीतिक पे दबदबा बनाया रखा, प्रभुत्व जमाया रखा। यानी कि जब तक वो जिंदा थे ना तो भारत की राजनीति में उनका दबदबा था, है ना। इतना दबदबा था कि मत पूछिए, बहुत अच्छा दबदबा था। हाँ, इतना याद रखिएगा। तो राजनीति क्या था? वो दबदबा था महात्मा गांधी का, ठीक है ना। कहा जाता है कि महात्मा गांधी वेन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जो है वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। आपको मैं बताऊं 1915 है, 1900 जो है हम लोग 15 लिखा गया, लेकिन क्या था कि साउथ अफ्रीका से वो हमारे यहाँ पे आए थे, तो भारत आए थे। 18 से गए थे कब? तो 1893 में आए तो 1915 में, तो मैंने लिख दिया कि महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका कब? तो 1915। महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से जो वापस लौटे थे भारत में कब? तो 1915 में वापस लौटे थे, और गांधी जी को किसी कारणवश में वहां पे जाना पड़ा, कहाँ पे? तो चंपारण जाना पड़ा 1917 में। समझा? फिर तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारा बात है। 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने क्या किया? भारत के राजनीतिक मुद्दाओं को बहुत ही सारा इनकी प्रभाव डालते रहे, इनकी विरोध जमाया गया, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं कि क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिए कि हिज ऑटोबायोग्राफी इनका एक आत्मकथा है। आत्मकथा का जो नाम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका आत्मकथा है, यानी कि सत्य के साथ जो प्रयोग है, इनका एक प्रयोग जो है सत्य के साथ है, जो इनका एक इन्होंने लिखे हैं। तो क्या कहेंगे? सत्य के साथ प्रयोग जो है इनका एक आत्मकथा, जिन्होंने इनमें बहुत सारी बातें बोली है, ठीक। आगे देखा जाए कि क्या कहा जाता है, ध्यान से समझते हैं। देखिए बोला जाता है यहाँ पे
कि द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रूट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए उन्होंने अनेकों लेख लिखे हैं। कहा जाता है कि यंग इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अनेकों लेख लिखे हैं। लेकिन यहाँ बोला जाता है एंड द स्पीच दैट ही गिव ऑन डिफरेंट ओकेशन, और विभिन्न जगहों पे कहा जाता है कि विभिन्न जगहों पर यानी कि विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा जो दिया हुआ भाषण से यहाँ पता चलता है, उनके द्वारा भाषण से पता चलता है कि वे न केवल मौन मौलिक विचारक थे। मौलिक का मतलब होता है कि बहुत सोचने वाले जो लोग हो गए हैं एक मौलिक विचारक थे, बल्कि चेस्ट आइडोमिक्स यानी और क्या कहा जाता है कि आइडोमेटिक का मतलब होता है महावेदा, यानी कि शुद्ध महावेदा यानी कि इंग्लिश में वो ग्रेट मास्टर। ग्रेट मास्टर का मतलब क्या होता है, एक महान क्या स्वामी में गिना जाता था। यानी कि महात्मा गांधी जो है उनको एक्चुअली में इंग्लिश में बहुत ज्यादा नॉलेज था, है ना, वो इतना नॉलेज था कि मत पूछिए, है ना, क्योंकि वो एक वकालत भी किए हुए थे, इंग्लिश में बहुत अच्छा जानते थे, एक ही भाषा में बहुत सारे भाषा जानते थे, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि वह इंडिया के लिए बहुत सारा क्या किए कि आर्टिकल्स लिखे, हाँ, और फिर उनके द्वारा जो अलग अलग जगह पर जाके भाषण दिए जाते हैं उनसे ये पता चलता है कि ना केवल वो क्या थे एक सोशल बात है कि देखा जाए विचारक थे, औपचारिक थे, इस प्रकार से सोचा जाता था उनको, ना कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो केवल मौलिक विचारक नहीं थे बल्कि एक शुद्ध बोलने वाले के अंग्रेजी के महान मास्टर भी थे। ठीक, आगे देखिए इन द फ्लोइंग एक्सर्ट, कहता है इन द फ्लोइंग एक्सर्ट इन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इतना समझिए कि बोला जाता है कि निम्नलिखित अंश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया गया, ठीक ना। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी यहाँ पे बात करते हैं साउंड फाउंडेशन यानी कि एक मजबूत नींव की बात करते हैं, किसका, इंडियन सिविलाइजेशन का, यानी कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी भी एक मजबूत नींव पे बनी हुई है। यानी कि एक सभ्यता जो है किसी का सभ्यता अभी तक खत्म हो गई, लेकिन हमारी जो सभ्यता अभी भी किसी न किसी ठोस आधार पे बनी हुई, किसी ठोस मजबूत पे बनी हुई, टिकी हुई है। आगे यहाँ पे बोला जाता है which has successfully stood the passage of time, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बात समझाता हूँ मैं आपको कि किसी न किसी का सभ्यता तो खत्म हो ही गया, ठीक, लेकिन बोला गया कि समय के साथ या समय का मार झेलता हुआ हमारी सभ्यता भी आज तक भी है। यानी कि ये सफलता पूर्वक जो है हमारी जो सभ्यता है वो आज भी क्या है, समय के मार को झेलता रहा, क्योंकि किसी और सभ्यता का इतना हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि देखिए किसी सभ्यता में अगर आप सर्च कीजिए तो सारी सभ्यता खत्म है। अब अगर मैं आपको अगर फोन पढ़ाना चलो स्टार्ट करूंगा तो वहां पर देखिएगा क्या होता है कि जो रोम मैन की सभ्यता है और जो फेरिस होती है जो थोड़ी सी उसी के कगार पर रहती है, जो रोम की सभ्यता जो चली जाती है फेरिस में, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा, ठीक। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भारतीय जो सभ्यता है अभी भी एक प्रकार से ठोस आधार पर बना हुआ है, ठोस नींव पे बना हुआ है, मजबूत नींव पे टिका हुआ है। कोई और सभ्यता रहा तो वो जो सभ्यता वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारा भारत की जो सभ्यता है वो अभी भी टिका हुआ है। आगे कहा जाता है देखिए बोला जाता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज द मेजॉरिटी, कहा जाता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है अधिकता प्रथम रखता है, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं ना, अगर आप उसको कहिएगा कि आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग चलते हैं किसी को जाते हैं मदद कर देते हैं ना, ऐसा कुछ प्रकार से करते हैं, किसी की सहायता प्रदान कर देते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रवृत्ति है ना वो भौतिकता का प्रथम रखते हैं। यानी कि भौतिकता मतलब जहाँ पे पैसा धन दौलत की बात होती है, शोहरत की बात होती है, जहाँ पे लोगों के आगे पीछे सोचने की कोई दम नहीं होती, बस वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं भौतिकतावाद, यानी कि प्रिविलेज मेंटलिटी, यानी कि भौतिकतावाद को क्या करते हैं सर्वप्रथम रखते हैं। समझ में आएगा। आगे बोला गया कि cannot mention the Indian civilization that elevates for the moral way, कहते हैं वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो है भौतिकतावाद पे चलता है, और हमारा इंडियन सिविलाइजेशन के जो लोग है वो नैतिकतावाद पे चलता है। देखिए हम लोग नैतिक सोच में अगर हम कहीं पे जाते तो किसी का मदद भी कर सकते हैं, ना कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ना कोई कुछ करते हैं, ना कुछ भाई साहब भैया हमको पैसा दे दीजिए, ऐसा ऐसा करते कुछ नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कोई बड़ी चीजों को छोड़ते चलते हैं, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। समझ में बात आई, क्योंकि देखिए हम लोग वो सब भारत से आते हैं, उस भारत के कल्चर से आते हैं जहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में उनके जो बीज बोए थे वो किसी को खत्म नहीं कर सकता, वो एक ऐसा बीज था जो आज तक भी हम लोग क्या करते हैं चलते आ रहे हैं। समझ में आई बात। तो टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होती है, प्रेफरेंस मतलब विशेषता, विशेष अगर व्यक्ति जातिकाल होता है, मेटलर्जी का मतलब भौतिकता होता है, और इवेंट्स का मतलब कुछ क्या होता है ऊंचा होता है।
ऐसा समझ। तो हम लोग अपने नजर में बहुत ऊंचे हैं, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत नीचे, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम लोग को बोलता है कि नहीं, ये जो लोग है ना बहुत ही अशुद्ध है ना। आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे, लेकिन क्या उसकी सभ्यता हमारी सभ्यता को कंपैरिजन कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ से बताऊंगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक सिलेबस नहीं बनाया है, ठीक है। तो आजकल देखा जाए तो इतना ही हम देते हैं, ठीक है। देखा जाए तो मैं आपको आशा करता हूँ कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन है आपका, केवल ये इंडियन सिविलाइजेशन का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।